हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी के स्टार्टिंग में शैन कुआई को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जख्मी थी। तभी उसकी फियांसे और कज़न उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं तभी तुम्हारे साथ था क्योंकि मैं शैन फैमिली के इक्विटी चाहता था, वरना मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होता। पर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अंकल से पहले ही बात कर ली है। अब शैन फैमिली की इक्विटी मेरे पास होगी और उसे चलाने के लिए कार में पेट्रोल डालने लगता है। तभी उसकी कज़न मुरुआन उससे कहने लगती है कि मैं और हाइफियान बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। मैं तुम्हें आखिरी टाइम पर तुम्हारे बता देती हूँ कि जो इंसान तुम्हें बार बार बचा रहा था वह हाइफियान नहीं, शीशुआन था। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। जिसे सुनकर शैन कुई बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शैन कुई ने शीशुआन को जहर देकर मारा था और धक्का देकर कार के आगे फेंक दिया था। वह सोचने लगती है कि वह मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव था और मेरा कितना ख्याल रखता था, पर मैंने उसके साथ क्या किया। वही हान फ्यान कार में आग लगा देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी शैन क्यू की नींद खुल जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या मैं सपना देख रही थी। तभी उसे कल रात की बात याद आती है जिसमें उसको उसकी कज़न की डायरी मिलती है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो और हान फियान आपस में डेट कर रहे हैं। और वह सोचने लगती है कि ये लोग मतलब सच में मुझसे धोखा कर रहे हैं। जो भी मैंने सपने में देखा वह सब सच था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उसे मुराओ का कॉल आता है जो उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए टेबल पर दूध रखा हुआ है, तुम उसे पी लेना। शैन कुई दूध को देखती है और उसे याद आता है कि इस दूध में नशे की गोलियां मिलाई हुई है जिससे वह मेरा फायदा उठा सके, पर इस बार मैं उनको उनके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। तभी मुरो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में हान पे उससे शादी करने वाली हो। शैन कुई उसे चिढ़ाने के लिए हाँ कहती है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर हमारा मेन लीड शीशुआन आ जाता है, जिसे देखकर शैन कुई को पुरानी बातें याद आने लगती है। तभी शीशुआन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो। शैन कुई सोचती है कि इस बार मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। जिसे सुनकर शीशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो शैन कुई कहती है कि अगर मैंने शादी कर भी ली मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। जिसे सुनकर शीशियान कहने लगता है कि मुझे चीटर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। शैन कुई उसे बेड पर अच्छे से लेटा देती है और सोचने लगती है कि तुम हमेशा मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। क्या तुम पूरी रात ट्रैवल कर कर इसीलिए आए हो कि तुम्हें पता चल गया था कि मेरी सगाई हो रही है। पर तुम अब चिंता मत करो क्योंकि मैं बस अब तुम्हारी हूँ। फिर दिखाया जाता है शैन कुई अपने घर जाती है जो उसके अंकल ने फोर्सफुली उनसे छीन लिया था। शैन कुई सोचती है कि इस बार मैं सब कुछ अपना वापस लेकर रहूंगी। शैन कुई अंदर जाती है जहाँ पर उसके अंकल मू जाओक्विन और मिस्टर वैंग की मीटिंग चल रही थी और मिस्टर वैंग बहुत गंदी नजरों से उसे देखने लगते हैं, जिसे देखकर शैन कुई अच्छे से समझ रही थी कि इन्होंने मुझे इसके हवाले बेच दिया है, पर मैं इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। और मोजाउकुन को कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इसीलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसे याद आता है कि मुराओ की भी कल रात हाईफाइन से लड़ाई हुई थी, इस वजह से वह भी रेस्ट कर रही होगी और सीधा उसके रूम के बाहर जाकर जूते खोलकर अंदर चली जाती है और उसका मोबाइल उठाकर वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है। मिस्टर वांग दोनों के रूम के बाहर पहुंचते हैं और शैन के जूते माउराओ के रूम के बाहर देखकर उसके रूम में चले जाते हैं और एक वैग्रा परफ्यूम अपनी पॉकेट से निकालकर वहां पर छिड़क देते हैं, जिससे माउराओ भी एक्साइटेड हो जाती है और दोनों अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। और ये बाहर से शैन रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी बदनामी करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और कहती है कि इतना ही नहीं, मुझे एक और काम करना है। और आवाज़ बदलकर हान फियान को कॉल करती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, मेरे घर पर आकर मुझसे मिलो। हान फियान उसके रूम में पहुँचता है और ये सब देखकर गुस्से में वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर शैन कुई को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तभी उसे याद आता है कि उसे शीशियान से मिलने जाना है। वह बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि मैं 1 मिनट लेट हूँ, पर डेफिनेटली वह उसमें भी गुस्सा हो जाएगा। वह शीशियन के पास पहुँचती है जिसमें वह सच में गुस्सा हो रखा था और कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, जिसे सुनकर शैन क्यूई उससे गले लगा लेती है और मन
मनाने की कोशिश करती हुई कहती है कि ठीक है, मैं 1 मिनट लेट हूँ ना तो मैं तुम्हें किस देती हूँ, और उसका फेस पलटते हुए उसे 2 जगह किस कर देती है, जिसे देखकर शीशियान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इमोशनल होकर उसके गले लग जाता है। शीशियान हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था और सन क्यूई उसे बहुत अच्छे से भेज रही थी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं शीशियान भी हैरान था। सन क्यूई सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा शर्माता है। सन क्यूई शीशियान के लिए पहली बार एक स्नैक्स बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर शीशियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर जैसे ही वह डिश देखता है वह हैरान हो जाता है। वहीं उसका बॉडीगार्ड सोचने लगता है कि क्या इन्हें पता नहीं है कि सर को मैंगो से एलर्जी है। सन क्यूई उसे स्नैक्स खिलाने ही वाली थी, तभी बॉडीगार्ड उसे रोकता है। तभी शीशियान बॉडीगार्ड को डांट कर वहाँ से भगा देता है और स्नैक्स को खाने लगता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर सन क्यूई हैरान होती हुई उससे कहती है कि क्या तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। शीशियान उससे कहने लगता है कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं, देखो मैं मर रहा हूं, जिससे तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। सन क्यूई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भूल गई थी कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और उससे माफी मांगने लगती है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती, और रोते हुए एम्बुलेंस को बुलाने लगती है। हॉस्पिटल में सन क्यूई खुद से बातें करते हुए सोच रही थी कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। जरूर मेरी याददाश्त के साथ किसी ने छेड़खानी की है, ये जरूर हाफिया की ही करतूत होगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी उसकी आंटी का उसे कॉल आता है, जो उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक मूरव का बर्थडे है, उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करना। सन क्यूई हाँ कहती है और शीशियान से पूछने लगती है कि तुम बर्थडे पर चलोगे ना, क्योंकि उस दिन मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूंगी। मिसेस मू और मूरव आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से मिस्टर हान ने उसे प्रपोज करने का क्यों डिसाइड किया, क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो मिसेस मू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी याददाश्त के साथ उसी ने छेड़खानी की है और वह चाहता है कि वह उसके इशारों में नाचे। तभी वहाँ पर सन क्यूई आ जाती है, जिसे देखकर मिसेस मू और मूरव का नाटक स्टार्ट हो जाता है। सन क्यूई उन्हें देखकर सोचने लगती है कि शायद इन्हें अभी तक वायरल रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तभी इतनी नौटंकी दिखा रहे हैं। मिस्टर मू सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरे पास 2 खुशखबरी है। पहला, मिस्टर चेरी ने मेरी बेटी को अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया है, और दूसरा, मेरी नीस को आज मिस्टर हांग प्रपोज करने वाले हैं। वहीं मूरव तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने सन क्यूई के डिजाइन चुरा कर मिस्टर कैरी को दिखाए थे और सेलेक्ट हुई थी। सभी लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर कैरी तो ज्वेलरी वर्ल्ड के सबसे अच्छे डिजाइनर है, लगता है वह रिकॉर्डिंग इसी चीज की थी कि इसने अपनी स्किल कहीं और नहीं बेड पर दिखाई है, तभी मिस्टर कैरी ने इसे सेलेक्ट किया है। तभी वहाँ पर हनपी आकर सन क्यूई को प्रपोज करता है, जिसे देखकर सन क्यूई मिस्टर मू के पास जाती है और उससे कहने लगती है आज मूरव का बर्थडे है तो उसे ही स्पेशल बना रहना चाहिए। अगर हनपाई ने मुझे प्रपोज कर दिया तो सबके सामने मैं स्पेशल बन जाऊंगी, और मैं मूरव का दिन खराब नहीं करना चाहती। तो मिस्टर मू मान जाते हैं। मिसेस मू शनकी के पास आकर बहुत अच्छी बनते हुए कहने लगती है कि तुमने अपनी बहन के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। सन क्यूई उसे एक बॉक्स दे देती है, जिसे देखकर मूरव सोचने लगती है कि इसके पास बचा ही क्या है, शेयर्स के अलावा तो जरूर इसमें शन ग्रुप के शेयर्स ही होंगे, जिससे हमारी मू फैमिली के पास सारे राइट्स आ जाएंगे। मूरव जैसे ही बॉक्स खोलती है, उसमें एक ब्रोकन स्टोन था, जिसे देखकर वह तो हैरान हो जाती है और सन क्यूई पर ही गुस्सा करने लगती है। तो सन क्यूई कहती है कि मेरे पास है ही क्या, एक स्टोन है और एक शेयर्स है, अंकल ने पहले ही सब कुछ ले लिया है, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज बची है। अंकल ने खुद कहा था कि वह मेरे शेयर्स पर हाथ नहीं लगाएंगे, तो मेरे पास दूसरी यह इम्पोर्टेंट चीज थी, जो मेरे मम्मी और पापा की प्यार की निशानी है, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल है, जो मैंने तुम्हें दे दी। जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि ये सारे शेयर्स इन्हें दे दे, ये कितने ज्यादा बेशरम है। जिसे देखकर मिस्टर मू अपनी बेटी और पत्नी को समझाने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करो, चुपचाप इसे ले लो। मूरव गुस्से में मुस्कुराती हुई उसे ले लेती है। मिसेस मू सन क्यूई को देखकर गुस्से में मन ही मन में कहती है कि तुम मेरे साथ ट्रिक करोगी, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, और अपनी फ्रेंड को इशारा करती है और उसकी फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि मेरी डायमंड की रिंग गुम हो गई, और मिसेस मू भी नाटक करते हुए कहने लगती है कि वही रिंग जो तुम्हारे हस्बैंड ने 8 साल पहले तुम्हें दी थी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिंग तुम्हें ढूंढवा कर ही रहूंगी। और अनाउंसमेंट करने लगती है कि प्लीज गाइस हमारे साथ कोऑपरेट करो और अपना सामान दिखाओ।
मूरो नाटक में अपना पर्स दिखाती है और शेनक्यू से भी कहने लगती है कि तुम अपना पर्स दिखाओ। शेनक्यू अपना पर्स देती है जिसमें एक डब्बा रखा हुआ था और मूरो चिल्लाने लगती है कि यह रिंग बॉक्स इसमें क्या कर रहा है, तुमने ही डायमंड रिंग चुराई है, क्या बेवकूफ इंसान है, डब्बा लेके घूमेगी क्या वो। और उसके फ्रेंड भी चिल्लाने लगती है कि यही चोर है। शेनक्यू फ्रेंड को कहने लगती है कि तुम खोल कर देख सकती हो, अगर यही तुम्हारी रिंग है। तो फ्रेंड उस डब्बे को खोलती है जिसमें एक पत्थर रखा हुआ था। शेनक्यू सोचती है कि शुक्र हो मैंने मूरो को पहले ही ये बॉक्स अपने बैग में रखते हुए देख लिया था। वह फ्रेंड पर ही भड़क जाती है कि तुमने फालतू में मुझ पर आरोप लगाया है, मैं तुम्हें सू करूंगी। हान फियांग बीच में आता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इनसे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। शेनक्यू उसे देखती है और कहती है कि तुम्हारी जेब में क्या है। तो हान फियांग कहता है कि यह वह रिंग है जिससे मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और उसे प्रपोज कर देता है। रिंग देखकर शेनक्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करने के लिए डायमंड रिंग लेकर आए हो। हान फियांग और बाकी लोग तो हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये तो मिसेस जांग की रिंग है ना। हान फियांग उसे गुस्से में फ्रेंड को दे देता है और अपनी असली रिंग से दोबारा से शेनक्यू को प्रपोज करता है। शेनक्यू सोचने लगती है कि उसके आने का टाइम हो गया है, वह आएगा या नहीं। तभी वहाँ पर शीशियान की एंट्री होती है जिसे देखकर शेनक्यू उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान से शादी करूंगी, वो है शीशियान, और उसके पास जाने लगती है। वहीं मूरो सोचने लगती है कि शीशियान फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं ही उनकी फैमिली के मेंबर बनना डिजर्व करती हूँ। और फौरन शेनक्यू को रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और शीशियान को कहने लगती है मेरी सिस्टर ने अभी हान फियांग को हाँ कही है और तुम्हें देखते ही तुरंत उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। वह तुमसे डर गई है क्योंकि तुम हमेशा उसे अपने कंट्रोल में रख के रखते हो, वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हान फियांग भी शेनक्यू को पकड़ते हुए कहता है कि हम दोनों जल्द ही हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं और तुम हमारे इसके गवाह बन सकते हो। शेनक्यू हान फियांग को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर हान फियांग उसे और ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है, जिसे देखकर शेनक्यू उसे कहने लगती है कि मुझे छोड़ो, पर वह नहीं छोड़ता। तब शीशियान जोर से हान फियांग के लात मारता है और कहता है कि उसने कहा ना छोड़ो। शेनक्यू उसे देखकर सोचने लगती है कि आज तक मैंने बस सुना था कि इसका एंगर इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है और यह साइकोपाथ है, पर आज मैंने देख भी लिया कि यह कितना ज़्यादा वायलेंट है। शेनक्यू को खोया हुआ देख शीशियान सोचने लगता है कि शायद यह मेरे एक्शन से डर गई है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी हो, और उसे वहां से ले जाने लगता है। तो शेनक्यू उसे रोकती है, जिसे देखकर मूरो कहने लगती है कि यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इसके दिल में हान फियांग रहता है, चाहे तुम इससे जितनी ज़बरदस्ती कर लो। तो शेनक्यू थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसे अपनी फैमिली का जेट पेंडेंट देते हुए कहती है कि यह मेरे प्यार की निशानी बनेगा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और उसे प्रपोज कर देती है। जिसे देखकर शीशियान हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये अभी तक नर्वस इसीलिए थी कि ये सोच रही थी कि ये पब्लिक में कैसे प्रपोज करेगी, और उससे कहने लगता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो क्योंकि मैं इस बात में सीरियस हो जाऊंगा। तो शीशियान कहती है कि हाँ मैंने सोच लिया है। शीशियान उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर शेनक्यू देखती है कि वहाँ पर लॉयर पहले से ही बैठा हुआ है। तो शीशियान कहता है कि हम फौरन अभी शादी कर लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में बदल जाओ। तो शेनक्यू बहुत ज़्यादा हैरान थी और कहने लगती है कि क्या तुम लेट इसीलिए हुए क्योंकि तुम सिविल ब्यूरो से इसे लाने गए थे। शीशियान लॉयर को कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी से हमारी शादी करवा दो, और उसे अपना हाउस होल्ड सर्टिफिकेट देता है और शेनक्यू से मांगता है। तो शेनक्यू कहती है कि मेरा हाउस होल्ड मेरे अंकल के पास है क्योंकि वह मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। तो शीशियान कहता है कि मैं अभी फौरन उसे मंगवा देता हूँ। तो शेनक्यू कहती है कि अगर उन्हें पता चला तो शायद वह हमारे लिए और भी अड़चन पैदा कर सकते हैं, तो तुम थोड़ा वेट करो। वैसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं बस तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। तभी वहाँ पर मूरो आ जाती है और सारी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है कि उस रिकॉर्डिंग का क्या राज है। मूरो को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी शेनक्यू दोबारा से मूरो और मिस्टर वांग की फोटो पब्लिश कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मीडिया उनसे इसके बारे में पूछने लगती है। मूरो को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वह मीडिया का जवाब दे देकर थक गई थी तो बेहोशी का नाटक करने लगती है। शेनक्यू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शीशियान शेनक्यू से पूछता है कि क्या
ये तुमने किया? तो शेनक्यू कहती है कि हाँ, ये मैंने किया क्योंकि मैं इससे जेलस हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो ये बीच में आती है। शीशियान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में बस एक ही इंसान है, वह है तुम। और उसे मॉनिटर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे कंट्रोल करो। शेनक्यू उससे कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम पर नज़र रखूं? तो शीशियान कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर नज़र रखो, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो तुम्हें पहले ही पता हो और तुम्हें मुझ पर शक ना हो। शेनक्यू उसे लाइव लोकेटर पहनाने लगती है, पर उसे कहीं ना कहीं घबराहट हो रही थी, जिसे देखकर शीशियान फौरन उसके करीब चला जाता है। शेनक्यू के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह फौरन उसे वह लॉकेट पहना देती है। शीशियान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने इम्पोर्टेंट मोमेंट शेयर करने लगते हैं। वहीं मूरो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और अपनी मॉम से कहने लगती है कि पता करो कि वह ऑनलाइन पोस्ट किसने की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और मुझसे कोई रिच फैमिली शादी नहीं करेगा। तो मिसेस मू कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, हमने पहले ही वह सारी पोस्ट इंटरनेट से हटा दी है। मॉर्निंग में शेनक्यू उठती है और शीशियान को इतनी ज़्यादा करीब देखकर उससे बातें करने लगती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं बस तुम्हारी हूँ। पहले मैं मूरो और हानफियान से बदला ले लूँ। और उठकर इंटरनेट चेक करती है और देखती है कि वहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वह उसे हैकिंग के थ्रू दोबारा से ले आती है। अपनी पोस्ट दोबारा देखकर मूरो फिर से गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि आप तो कह रहे थे कि आपने सारी पोस्ट हटा दी। तो मिस्टर मू कहते हैं कि हमने सारी पोस्ट हटा दी थी, हमने वर्ल्ड के सबसे अच्छे हैकर को हायर किया था, पर शायद यह उससे भी बड़ा है जिसने दोबारा से सारी पोस्ट रिवर्ट कर दी है। अगर वह हैकर नहीं हटा पाया तो नहीं लगता कि यह पोस्ट कभी भी ऑनलाइन से हटेगी। फिर दिखाया जाता है शेनक्यू कहीं जा रही थी, तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आता है और उससे कहने लगता है कि हमारे बॉस आपको बुला रहे हैं। शेनक्यू देखती है कि वह शीशियान की कार नहीं है तो उसे मना कर देती है। तो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि आपको शीशियान के बारे में सारी चीजें पता हो तो आप हमारे साथ चलिए। शेनक्यू सोचने लगती है कि शायद इसे पता है कि मेरी याददाश्त गुम हो गई है। फिर दिखाया जाता है शेनक्यू सी फैमिली के दूसरे बेटे सीसीयू के साथ बैठी हुई थी, जो उससे कहने लगता है कि मेरे भाई की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है जिसे तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिली है। शेनक्यू कहने लगती है कि अगर तुम्हें ऐसी ही बकवास करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है तो सीसीयू उसे रोकता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा क्रूल है और साइकोपाथ है, उसने बहुत ज़्यादा लोग मारे हुए हैं, बचपन में ही उसे ग्रैंडपा ने घर से बाहर निकाल दिया था, तब से वह डार्क ऑर्गेनाइजेशन में है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वह कितना ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनकर शेनक्यू सीसीयू को ही सुनाने लगती है कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा बेकार है, एक छोटे से बच्चे को तुमने घर से बाहर निकाल दिया और उसे कहीं ना कहीं शरण तो लेनी ही थी, और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है शेनक्यू शीशियान के ही ऑफिस पहुँच जाती है और सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ शीशियान से ही जाकर पूछना चाहिए। वह रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे शीशियान से मिलना है, प्लीज़ तुम उसे इन्फॉर्म कर दो। रिसेप्शनिस्ट शेनक्यू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम जैसी बहुत सी लड़कियां मिस्टर सी से मिलने आती है, मैंने तुम जैसी बहुत सी लड़कियों को संभाला है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूंगी। शेनक्यू कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो, मैं अभी शीशियान को मैसेज कर कर बुलाती हूँ, वह देखना 5 मिनट में ही आ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है कि अगर वह 5 मिनट में आ गया तो मैं तुम्हारे पैर पड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। शेनक्यू मैसेज करती है कि तुम्हारी से नीचे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसे शीशियान देखकर मुस्कुराने लगता है और तुरंत वहां पर मीटिंग को होल्ड कर कर चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट शेनक्यू के नखरे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फौरन उसका गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है और कहने लगती है कि मैं 12 साल से उन्हें पसंद करती हूँ और उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ फालतू में बैठी हुई हूँ? शेनक्यू उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम भी उनमें से एक हो जो उसे पसंद करती हो। रिसेप्शनिस्ट शेनक्यू को उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर शीशियान आ जाता है और फौरन शेनक्यू के पास जाकर कहता है कि तुम ठीक हो ना?
रिसेप्शनिस्ट शेंक्यू की शिकायत लगाने लगती है तो शीशियान उसको इग्नोर कर देता है। शेंक्यू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी पर यह रिसेप्शनिस्ट ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया, जिसे देखकर शीशियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि पहली बार शेंक्यू मेरे लिए कुछ लेकर आई थी और इसने वह डस्टबिन में फेंक दिया। और गुस्से में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि किस हाथ से तुमने मेरा गिफ्ट डस्टबिन में फेंका। तो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और माफी मांगने लगती है। तो शीशियान कहता है कि तुम्हारे दोनों हाथ को मैं काट कर फेंकवा दूंगा और अपने बॉडीगार्ड को उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है और शेंक्यू को खुद के साथ अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे कहता है कि मैं मीटिंग खत्म कर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करना, और वहां से चला जाता है। तभी शेंक्यू को कोई किडनैप कर लेता है। शेंक्यू अपनी आंखें खोलती है तो शीशियो को खुद के सामने देखकर हैरान हो जाती है। शीशियो फौरन उसके गले में नाइफ रख लेता है और शीशियान को कॉल करते हुए उसे धमकी देता है कि फौरन यहाँ पर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। शीशियान मान जाता है। शेंक्यू उससे कहने लगती है कि तुम उसके कैसे भाई हो जो उसे मारने के लिए इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हो। शीशियो कहने लगता है कि मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं उसकी याददाश्त गुम कर दूंगा। शेंक्यू सोचने लगती है कि ये तो वही है जो हान फैन ने मुझे दी थी। शेंक्यू उससे कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मुझे कुछ हुआ तो हाई फैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो शीशियो उससे कहने लगता है कि मेरा भाई तुमसे ज्यादा प्यार करता है, वह खुद की जान तुम्हारे लिए दे सकता है, क्या तुम नहीं करती। तो शेंक्यू उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रही थी, मैं बस फाइन से ही प्यार करती हूँ। और ये सब शीशियान सुन लेता है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और हैरान भी, और वहाँ पर आ जाता है। शेंक्यू उसे देखकर सोचने लगती है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती, अगर तुम कमजोर रहोगे तो इनका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। शीशियो उसे देखकर फौरन शेंक्यू के गले में नाइफ रख लेता है और उससे कहने लगता है कि चुपचाप इस इंजेक्शन को ले लो वरना मैं इसे मार डालूंगा। शीशियान उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शेंक्यू कहने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी का कर्ज नहीं लेना चाहती। शीशियान कहता है कि तुम कुछ भी कहो, तुम बस मेरी हो, और इंजेक्शन उठाकर लगाने ही वाला था तभी शेंक्यू अपना हाथ खोलकर फौरन उसके पास आती है और उसे मना करती है। शीशियो उनकी तरफ अपने गुंडे भेजता है पर शीशियान सबकी कुटाई कर देता है, इस दौरान उसके भी लग जाती है। तभी वहाँ पर शीशियान के लोग आ जाते हैं और शीशियान बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेंक्यू शीशियान से कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हो। तो शीशियान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। तभी वहाँ पर नर्स ड्रेसिंग के लिए आ जाती है, जिसे देखकर शीशियान उसे खुद पर हाथ भी नहीं लगाने देता और शेंक्यू को कहने लगता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती जो किसी और औरत को मुझ पर हाथ लगाने दे रही हो। शेंक्यू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ और उसे दवाई लगाते हुए कहने लगती है कि जो भी तुमने वेयर हाउस में सुना वह सब सच नहीं था, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी इसीलिए मैंने वह सब कहा, मैं फायन से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर शीशियान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो शेंक्यू कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो शीशियान कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास होगा अगर तुम ये सब दोबारा बोलोगी। तो शेंक्यू बड़े ही प्यार से उसे कहती है कि आई लव यू, जिसे सुनकर शीशियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी शेंक्यू की रिंगटोन बजती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कॉल कर रहा है, जिसे सुनकर शेंक्यू परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं तो रिंगटोन बदलना ही भूल गई थी, जिसे सुनकर शीशियान के फेस पर गुस्सा आ जाता है। शेंक्यू फौरन फोन उठाकर कहती है कि मेरे पास तुमसे बात करने का कोई भी टाइम नहीं है, मैं फोन रख रही हूँ। हैनफियांग कहने लगता है कि आज हमारी लव एनिवर्सरी है, मुझे पता है तुम जरूर गिफ्ट प्रिपेयर कर रही होगी, मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरी हो जाओ। शेंक्यू सोचती है कि 2 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे और कभी भी उसने मुझे टच नहीं किया और आज वह शेमलेसली मुझसे शादी करने की बात कर रहा है, वह जरूर मुझे कंट्रोल करने की बात कह रहा होगा और तभी उसने मुझसे एक गिफ्ट मांगा, मैं इसे बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी।
और कहती है कि ठीक है, आधे घंटे में मुझे मिलो, और कॉल कट कर देती है। शीशियान तो खा जाने वाली नजरों से सेनक्यो को देख रहा था और कहने लगता है कि तुम बस मेरी हो, मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगा, और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी सेनक्यो उसे रोकती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी हूँ। अगर तुम ऐसे ही उछल कूद करते रहोगे तो तुम्हारी चोट ठीक नहीं होगी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। शीशियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में बुरा लगेगा? तो सेनक्यो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, आज रात मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया तो तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है हान फियांग सेनक्यो के पास जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपने शेयर्स मुझे गिफ्ट करना चाहती हो? तो सेनक्यो सोचती है कि मुझे लग ही रहा था ये शेयर्स की बात करेगा, और उससे कहने लगता है कि नहीं, मेरे शेयर्स तो मेरे अंकल संभालते हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट लेकर आई हूँ। और उसे परफ्यूम देती है, जिसे देखकर हान फियांग को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती, फिर भी वह उसे रख लेता है। सेनक्यो उससे कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने शेयर्स भी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगी, और उसे ड्रिंक ऑफर कर देती है। हान फियांग उसे देखकर सोचने लगता है क्या इसने ड्रिंक में कुछ मिला है। सेनक्यो उससे बड़े प्यार से बात करते हुए सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और खुद ड्रिंक पीती है, जिसे देखकर हान फियांग के डाउट क्लियर हो जाते हैं और वह भी ड्रिंक कर लेता है। फिर दिखाया जाता है जहां पर हान फियांग के नए मेडिकल प्रोडक्ट का इनॉग्रेशन था और सारी मीडिया आकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, जो हॉस्पिटल में सेनक्यो भी देख रही थी। तभी हान फियांग अपनी स्पीच स्टार्ट करता है और उसे हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे अजीब सी बदबू आने लगती है और सारे लोग बातें करने लगते हैं कि ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है। हान फियांग बड़ी मुश्किल से हिकअप के साथ अपनी स्पीच बोलना स्टार्ट करता है, जो देखकर सेनक्यो बहुत ज्यादा हंस रही थी और सभी लोग बातें कर रहे थे कि जरूरी है हान फियांग से ही बदबू आ रही है। सेनक्यो शीशियान को भी ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है। शीशियान कहता है कि क्या तुमने ये किया? तो सेनक्यो कहती है कि हाँ, जब परफ्यूम और वाइन का मिक्सअप होता है तो हिकअप आने तो बनते हैं, और परफ्यूम ने अपना जादू दिखा दिया। तो शीशियान कहता है कि क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? तो सेनक्यो कहती है कि नहीं, इससे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। हान फियांग अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर पर लगाता है, तभी उनकी वीडियो चल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हान फियांग फौरन उसे बंद करने के लिए कहता है। तभी टेक्नीशियन कहता है कि शायद सिस्टम हैक हो गया है, अब ये बंद नहीं हो रहा है। हान फियांग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वहीं सेनक्यो तो बहुत ज्यादा खुश थी। शीशियान फौरन टैबलेट को पलट देता है और कहता है कि तुम किसी और आदमी को ऐसे नहीं देख सकती। तो सेनक्यो कहती है कि तुम देखना चाहते हो? तो शीशियान कहता है कि नहीं, मैं भी किसी और औरत को नहीं देख सकता, सिर्फ तुमको देख सकता हूँ। अगर तुम्हें देखना है तो तुम मुझे देख सकती हो, और अपनी शर्ट को निकालने लगता है, पर सेनक्यो उसे रोकती है। वहीं हान फियांग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने असिस्टेंट को कहता है कि पूरी जानकारी निकालो कि ये सब किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शीशियान सेनक्यो को देख रहा था, जिससे सेनक्यो बहुत ज्यादा एम्बैरस और शाय फील कर रही थी। तभी उसका कजन का उसे कॉल आता है, जो उससे कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल ज्वेलरी काउंसलिंग का अवार्ड शो है और मैंने तुम्हारा नाम भी उसमें साइन अप कर दिया है, क्या तुम चलोगी? सेनक्यो सोचने लगती है कि इसने पहले भी मेरे काम को खुद का बताकर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जरूर इसका इस बार भी कोई प्लान होगा, पर इस बार मैं इसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, और उसे हाँ कह देती है। अवार्ड शो में दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग मूरो से न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो मिसेस मू कहने लगती है कि वह सब फेक था, और रही बात वह गले में रेड मार्क की, तो वह तो एलर्जी था, मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है। जिसे सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो लग ही रहा था कि मूरो ऐसी नहीं हो सकती। ये सब सुनकर सेनक्यो हंसते हुए सोचने लगती है कि इन्होंने मूरो को इनोसेंट साबित करने के लिए अपने सारे कनेक्शन लगा दिए होंगे। तभी इंटरनेशनल हैकर अलायंस से उसे मैसेज आता है, जिसे देखकर सेनक्यो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हाइफन सेनक्यो के पास आकर अपनी सफाई देने लगता है कि जो भी कल हुआ वह सब असली नहीं है। तो सेनक्यो सोचने लगती है कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और उसका साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें फंसाया गया है, जो लोग तुमसे चिढ़ते होंगे ज़रूर ये उन्होंने ही किया होगा। तो हानफिन हाँ कहने लगता है और सेनक्यो से मदद मांगते हुए कहता है कि मेरा मेडिकल प्रोडक्ट कल की वजह से फेल हो गया, तो क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड वैन जेनी, जो बेस्ट फिल्म आर्टिस्ट है, उसे मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कहोगी? सेनक्यो सोचती है कि इससे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, पर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें मज़े लेने देती हूँ, और उसे हाँ कह देती है।
जिससे हान पेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह उसके गले लगने ही वाला था तो सेनक्यू उसे मना करती है और कहती है कि आज शीशियान जबरदस्ती मुझसे गले लगा था, इसीलिए मैं गंदी हो चुकी हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे गले लगो। तभी वहाँ पर वेंजेनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोगों के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती है। उनमें से एक कहती है कि इसका नेकलेस देखो, ये तो सेम वही डिज़ाइन है जो VI स्टूडियो ने डिज़ाइन किया था। वहीं सेनक्यू उसके नेकलेस को देखकर हैरान थी कि ये नेकलेस इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ये तो वही डिज़ाइन है जो मैंने डिज़ाइन किया था 2 साल पहले और उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। और उसे याद आता है और वह तुरंत इंटरनेशनल अलायंस हैकर में जाकर लॉगिन करने की कोशिश करती है और वह लॉगिन हो भी जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वही VI स्टूडियो की फाउंडर है। वहीं सभी लोग मूरो से कहने लगते हैं कि ये डिज़ाइन तो तुमने बनाया है ना, जरूर यह तुमसे ही मिलने आई होगी। तो मूरो नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं और जेनी बचपन के फ्रेंड हैं, वह जरूर मुझसे ही मिलने आई होगी। और सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं और बीच में सेनक्यू को खड़े हुए देख उसे ही ताने देने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बीच में क्यों खड़ी हुई हो, वैन जेनी मूरो से मिलने आई है। तो सेनक्यू कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि वह तुमसे ही मिलने आई है? तो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, फिर तुम्हारे से मिलने आए हैं, और उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगते हैं। मूरो सेनक्यू को देखकर सोच रही थी कि क्या हुआ अगर तुम टैलेंटेड हो पर तुम्हारा सारा काम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। जब सेनक्यू भी उन्हें कुछ कहने ही वाली थी तभी मिसेस मो बीच में आती हुई कहती है कि तुम हमारे गेस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे धक्के मारकर निकालने के लिए कहती है। तभी वैन जेनी बीच में आती है और मूरो उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वैन जेनी उसे इग्नोर कर सेनक्यू के पास जाकर गले लग जाती है और सभी के सामने अनाउंस करती है कि मेरी सिर्फ एक लौती फ्रेंड सेनक्यू है और मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसे सुनकर मूरो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड है, तुम मुझे पहचानने से ऐसे कैसे मना कर सकती हो। तो वैन जेनी उसे सुना देती है कि बचपन की बात बचपन में ही गई। तभी सबको न्यूज़ मिलती है कि वर्ल्ड की टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर जो 2 साल पहले गायब हो चुकी थी वह वापस आ चुकी है। वहीं VI स्टूडियो से मूरो को मैसेज आ जाता है ज्वाइन करने का, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं वैनी को सब कुछ पता था तो वह उससे कहने लगती है कि क्या ये तुम कर रही हो। तो सेनक्यू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। वैनी वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग सेनक्यू के पास पहुँच जाते हैं और उसे दोबारा से टॉर्चर करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक्ट्रेस ने बोल दिया तो तुम बहुत अच्छी हो, देखो इन्हें VI स्टूडियो से खुद इनविटेशन आया हुआ है, और मूरो की तारीफ करने लगते हैं। तभी एक की नज़र उसके नेकलेस पर पड़ जाती है और वह कहने लगती है कि इसका डिज़ाइन तो फेमस डिज़ाइनर हेनरी के डिज़ाइन से मैच कर रहा है, पर ये इतना महंगा कैसे अफोर्ड कर सकती है, वह तो बहुत ज़्यादा महंगा है, जरूर यह कॉपीड होगा। और उसे बुली करने लगते हैं कि तुम तो शीशियान के साथ रहती हो ना, क्या उसे टच करने के बाद भी तुम्हें इतने पैसे नहीं मिले कि तुम ओरिजिनल अफोर्ड कर सको, और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी हान पियान बीच में आता है और उससे कहने लगता है कि तुम ये नकली उतार दो, मेरे पास भी एक छोटा सा नेकलेस है, तुम इसे पहन सकती हो, यह ओरिजिनल है। सेनक्यू नेकलेस को उतारने से मना कर देती है, जिसे सुनकर मूरो कहने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हें ओरिजिनल दे रहा है और तुम फेक पहन कर बैठी हो, तेरे को क्या है, वो जो मर्जी पहने। तभी मिसेस मो भी कहने लगती है कि तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो, और नेकलेस उतारकर फेंक कर पैरों में कुचल देती है। तभी वहाँ पर शीशियान आ जाता है जो बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी सेनक्यू के लिए लेकर आया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सेनक्यू कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट सारे बहुत ज़्यादा पसंद आए, पर जो तुमने मुझे हेनरी का नेकलेस दिया था वह इसने तोड़ दिया। शीशियान गुस्से में मिसेस मो की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मुझे 500 मिलियन 3 दिन के अंदर चाहिए, वरना मैं तुम्हारी मू फैमिली को पूरे मैप से ही गायब कर दूंगा। जिसे सुनकर मिसेस मो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि असली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी वहाँ पर VI स्टूडियो से कुछ लोग आते हुए उन्हें बताते हैं कि हम डिज़ाइनर के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। मूरो कहने लगती है कि ये ज़रूर मेरे लिए ही होगा, क्योंकि आज ही मैंने ज्वाइन किया है। सभी लोग मूरो की तारीफ करने लगते हैं और बताते हैं कि हेनरी के डिज़ाइन तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, VI स्टूडियो के डिज़ाइन 1 बिलियन के होते हैं। जिसे सुनकर मिसेस मो भी शीशियान पर अक्कड़ दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे 500 मिलियन क्या है, मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगी, अब तो मेरी बेटी VI स्टूडियो की डिज़ाइनर बनने वाली है।
और वीआई स्टूडियो की एम्प्लॉयज से कहने लगती है कि लाओ मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ अपनी बेटी मूरो की तरफ से, जिसे सुनकर एम्प्लॉय कहने लगती है कि मूरो, ये गिफ्ट मूरो के लिए नहीं सेनक्यू के लिए है। और कहने लगती है कि यहाँ पर सेनक्यू कौन है, उनके लिए ये गिफ्ट स्पेशली ऑर्डर कर कर भिजवाए गए हैं। सेनक्यू सोचने लगती है कि ये गिफ्ट मुझे कौन भिजवाएगा। मूरो जेलसी के चक्कर में एम्प्लॉय से पूछती है कि ये किसने भिजवाए हैं, पर एम्प्लॉय नहीं बताती। तो मिसेस मू सीशियन से कहने लगती है कि देखो ये कितनी ज़्यादा बेशर्म है, एक जेब में तुम्हें रखा है तो दूसरी जेब में किसी और को, यह तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। मूरो भी यही बात सीशियन को कहने लगती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग सेनक्यू के बारे में उल्टा सुल्टा कहने लगते हैं। तभी एम्प्लॉय बीच में आती है और सेनक्यू को वह ज्वेलरी देखने के लिए कहती है, तो सेनक्यू बड़ी अक्कड़ से ज्वेलरी देखने लगती है। एम्प्लॉय कहने लगती है कि आपको ये ज्वेलरी उन्हीं के हाथ से पहननी पड़ेगी। सेनक्यू ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वह आदमी इसी पार्टी में है। सभी लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि हानफियान ने सरप्राइज देने के लिए सेनक्यू को ये ज्वेलरी गिफ्ट में भेजी होगी, क्योंकि सीशियान ने तो पहले ही ज्वेलरी उसे दे दी है। पर हानफियान को भी नहीं पता था और वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, जिसे देखकर सेनक्यू को समझ आ जाता है कि ये उसने तो नहीं भेजवाए हैं। सेनक्यू सीशियान से पूछती है कि क्या ये तुमने बुक किए? सीशियान बड़े ही प्यार से उसे नेकलेस पहनाता है, जिसे देखकर मूरो के तो तन बदन में आग लग जाती है। तभी मिसेस मू सेनक्यू को कहने लगती है कि तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, वैसे भी तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, इतना हैवी ज्वेलरी कैसे संभालोगी, तो क्यों ना तुम ये सब मूरो को दे दो। सेनक्यू कहने लगती है कि क्या आप डायरेक्टली मुझसे ये सब छीनना चाहती हो? वैसे भी ये सब मुझे सीशियान ने दिया है, तो आपको इसी से ही पूछना पड़ेगा। जिसे देखकर मिसेस मू बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुप हो जाती है। तभी एक लड़की न्यूज़ पढ़ते हुए कहती है कि अभी वीआई स्टूडियो ने एक अनाउंसमेंट की है और बताया है कि एक फेमस डिज़ाइनर उनकी कंपनी में ज्वाइन हो रही है। इसके लिए उन्होंने उसे एक वार्म वेलकम इनविटेशन दिया है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर मूरो के फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है कि ये ज़रूर मेरे लिए ही होगा, क्योंकि आज ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है। सभी लोग उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं। मूरो भी उन पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए उन लोगों को थैंक यू कहने लगती है। सभी लोग मूरो की तारीफ करते हुए उसे बधाइयाँ देने लगते हैं और सेनक्यू की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वैनी आ जाती है और कहने लगती है कि इस पोस्ट में कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तो तुम कैसे मान सकती हो कि उन्होंने तुमको इनवाइट किया है। मिसेस मू वैनी को ही सुनाने लगती है कि माना तुम फेमस एक्ट्रेस हो, पर मेरी बेटी भी बहुत अच्छी डिजाइनर है, तुम्हारा नेकलेस भी इसी ने डिजाइन किया है। वैनी उससे कहती है कि क्या सच में तुमने डिजाइन किया है? मूरो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या इसे सच में पता चल गया है कि असली डिज़ाइनर कौन है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अक्कड़ से कहती है कि हाँ मैंने ही डिज़ाइन किया है। तभी वीआई स्टूडियो से एक और पोस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जो नेकलेस वैनी ने पहना हुआ है वो है वीआई स्टूडियो का ओरिजिन है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैनी गुस्से में मूरो से कहने लगती है कि तुमने मुझे नकली नेकलेस पहनाया, मैं तुम्हें सू करूँगी। जिसे सुनकर मूरो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। जो लोग अभी तक मूरो के साथ में बोल रहे थे वह उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और मूरो को ही उल्टा सुल्टा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ दिन पहले न्यूज़ चली थी वह भी जरूर फेक नहीं होगी, वह भी रियल ही होगी। तुम एक फेक लड़की हो और उसे बुरा भला बोलते हैं। मूरो गुस्से में सेनक्यू का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने असली डिज़ाइन कब बदला। सेनक्यू कहने लगती है कि मुझे वह डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम बिना मुझसे पूछे उसे जाकर रजिस्टर्ड कर दोगी। तो मूरो कहने लगती है कि तुम सबको जाकर ये बताओ कि तुमने वह डिज़ाइन रजिस्टर्ड किया था बिना मुझसे पूछे, और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगती है। तो सेनक्यू उससे कहने लगती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। मूरो कहती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम हानफियान के साथ नहीं रहना चाहती, क्या तुम चाहती हो कि तुम हानफियान से ब्रेकअप कर लो। तो सेनक्यू रोते हुए कहती है कि नहीं, और फिर हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसके साथ रहने के लिए मर रही हूँ। जिसे देखकर मूरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कहीं तुम सीशियान से तो नहीं प्यार करने लग गई। तो सेनक्यू कहती है कि हाँ,
तो मूरो कहती है कि तुम उसकी दया में ज्यादा पिघलो मत। जो अंदर तुम्हें उसने ज्वेलरीज दी है ना, वह तुम्हें बस अपनी तरफ खींचने के लिए है। वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। वह बहुत ज्यादा बीमार है और जब वह ज्यादा बीमार हो जाएगा तो तुम्हें हानफियन की ही जरूरत पड़ेगी। तो सेनक्यू उसी की ही बेइज्जती कर देती है। मूरो उससे कहने लगती है कि तुम भूलो मत, तुमने ही शीशियान को जहर दिया था और मैं ये सब जाकर उसे बता दूंगी। तो सेनक्यू कहने लगती है कि मुझे पता है कि शीशियान कभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर मूरो सोचने लगती है कि क्या इसकी याददाश्त सच में वापस आ गई है। और ये सब बातें शीशियान छुप के सुन रहा था। वह फौरन उसके पास आता है और सेनक्यू को कसकर गले लगा लेता है। सेनक्यू उसे जो भी कुछ हुआ आज उसके लिए थैंक यू कहती है। तो शीशियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वह बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशियान को होश नहीं आता। तो सेनक्यू डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। सेनक्यू बहुत ज़्यादा हैरान थी और सोचने लगती है कि क्या शीशियान ने इन डॉक्टर्स को कहा है कि मुझे इसकी बीमारी के बारे में कुछ ना बताएं। वह अचानक से क्यों बेहोश हो गया। मुझे कैसे भी कर अपनी याददाश्त लौटानी ही होगी और ये सब पता करना ही होगा। तभी वहाँ पर वैनी आ जाती है जिससे सेनक्यू पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे पास्ट के बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी है। जिसे सुनकर वैनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वैनी शीशियान और सेनक्यू के रिश्ते के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें बचपन से ही शीशियान प्रोटेक्ट करता था। एक बार तुम 2 दिन तक गायब रही। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम नहीं मिली, पर अचानक से तुम आ गई। हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो हमें एक इंसान का बैग दिखा जो तुम्हें छोड़कर वहां से चला गया था, जो बिल्कुल शीशियान के जैसा था। सेनक्यू कहती है कि पर मुझे हान ने तो बताया कि उसने मुझे बचाया और इस दौरान उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। तो वैनी कहती है कि वह तो एक नंबर का झूठा इंसान है। अगले दिन मैंने देखा कि उसके हाथ पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। वह बस नाटक मार रहा था। वह मर भी रहा होगा ना तो उसका विश्वास मत करना। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुम्हें उस पर विश्वास है और नाराज होने का नाटक करने लगती है। तो सेनक्यू उसे मनाने लगती है। तभी शीशियान को होश आ जाता है। वह उन दोनों को इतने करीब देख कर कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वैनी को सेनक्यू से दूर रहने के लिए कहता है। वैनी कहती है कि अब तुम मुझसे भी जेलस हो, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और उसे किस कर देती है। जिसे देखकर शीशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उनके पास जाने लगता है। तभी सेनक्यू उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और उसके गालों पर किस कर देती है। वैनी कहती है कि तुम दोनों लवबर्ड एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ और खुद वहाँ से चली जाती है। सेनक्यू शीशियान को समझाने लगती है कि तुम मेरे फियोंसे हो और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, प्लीज नाराज मत हो। तो शीशियान उसे भी किस करने के लिए कहता है तो सेनक्यू उसे किस करने लगती है। तभी शीशियान को ग्रैंडपा का कॉल आता है और वह गुस्से में उससे कहते हैं कि सेनक्यू को फौरन ओल्ड हाउस लेकर आओ। जिसे सुनकर सेनक्यू थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उनका घर बहुत ज्यादा डरावना था। शीशियान ग्रैंडपा को मना कर देता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि सेनक्यू के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। सेनक्यू सोचने लगती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, मैं जानना चाहती हूँ, और तुरंत शीशियान को हाँ कहती है। फिर दिखाया जाता है दोनों कार में जा रहे थे। तभी सेनक्यू को वैनी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मूरो को सारी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है, उसके अवार्ड्स भी वापस ले लिए गए हैं। जिसे सुनकर सेनक्यू को बहुत ज्यादा खुशी होती है। साथ ही में वैन बताती है कि उसने हान से भी बात कर ली है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हान का नाम सुनते ही शीशियान के कान खड़े हो जाते हैं और वह गुस्से में सेनक्यू की तरफ देखने लगती है। सेनक्यू वैन को थैंक यू कहकर कॉल कट करती है और शीशियान से कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने वैनी की हेल्प ली थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। दोनों ओल्ड हाउस पहुँच जाते हैं। सेनक्यू अंदर जाने से थोड़ा घबरा रही थी तो शीशियान उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं हुआ तो तुम असिस्टेंट को बता सकती हो और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है शीशियान अपने ग्रैंडपा को ग्रीट भी नहीं करता, जहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है। ग्रैंडपा सेनक्यू को उसकी फाइल देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की फाइल है जिसमें साफ लिखा गया है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पॉइजन दिया गया था। जिसे सुनकर सेनक्यू कहने लगती है कि पर एटोप्सी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था।
ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये ऐसा पॉइजन है जो थोड़े टाइम बाद डिसअपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। और इसके अलावा जो पर्सन लास्ट में तुम्हारे पेरेंट्स से मिला वह सीशियान था, जिसे सुनकर सेनक्यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और ग्रैंडपा को बड़ी ध्यान से देखते हुए सोचने लगती है कि क्या ग्रैंडपा हम दोनों के बीच में दरार पाना चाहते हैं। वह सीशियान की तरफ देखती है तो सीशियान कहता है कि बीमारी की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। सेनक्यू दोनों की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि शायद ग्रैंडपा नहीं चाहते कि हम दोनों रिलेशनशिप में रहें, और जैसा ग्रैंडपा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जिससे मेरे पेरेंट्स की असली वजह मुझे पता चलेगी। और वह सीशियान से लड़ने लगती है कि क्या मेरे पेरेंट्स की डेथ तुमसे रिलेटेड है, और उससे लड़ाई स्टार्ट ही करने वाली थी तभी सर्वेंट मौका देखकर उसके ऊपर चाय गिर देती है और उससे माफ़ी मांगते हुए वॉशरूम दिखाने लगती है। वहीं सीशियान की बीमारी प्रेगनेंस की वजह से ट्रिगर्ड हो रही थी, इस वजह से वह सोच रहा था कि ये बीमारी के लक्षण इतनी जल्दी क्यों दिख रहे हैं। मैं अपनी बीमारी सेनक्यू के सामने नहीं दिखा सकता, और सेनक्यू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें पूरी बात बाद में बताता हूँ, अभी तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। तो सेनक्यू वहाँ से चली जाती है। सीशियान गुस्से में ग्रैंडपा से कहता है कि ये सब क्या है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें दौरा पड़ने वाला है, इसी वजह से तुमने अपने भाई को चोट पहुंचाई ना। सीशियान आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है तो ग्रैंडपा अपने आदमियों से कहकर उसे पकड़वा देते हैं। तभी वहां पर मूरव आ जाती है और इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि इस इंजेक्शन से यह सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और हमारी बात मानने लग जाएगा। वहीं सर्वेंट सेनक्यू को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे सेनक्यू को सीशियान की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर सेनक्यू को हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि आपको सर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सब हमारे आदमी हैं, पहले आपको सेव करना ज्यादा जरूरी है। और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सेनक्यू गुस्से में असिस्टेंट से नाइफ छीन लेती है और उससे कहने लगती है कि चुपचाप मुझे बताओ कि सीशियान को क्या हुआ है। तो असिस्टेंट बताने लगता है सर की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से वह हर महीने बीमार पड़ते हैं और उन्हें अटैक आता है, जिसकी वजह से वह अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचान पाते और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक जहर का असर कम नहीं हो जाता, पर इस बार उनको अटैक बहुत जल्दी आ गया है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। तो सेनक्यू उससे पूछने लगती है कि उसको जहर किसने दिया। तो असिस्टेंट उसे 2 साल पहले की बात बताता है कि हानपियान ने सेनक्यू को पकड़ लिया था और सीशियान के सामने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये पॉइजन लेना होगा। तो सीशियान ने वह पॉइजन ले लिया था और आपको बचाने के लिए ही आपके पेरेंट्स ने भी वह पॉइजन ले लिया और खुद की जान ले ली। आपको बचाने के लिए सीशियान को बहुत ज्यादा चोट भी लगी, पर फिर भी उसने आपको सेव कर लिया, जिसे सुनकर सेनक्यू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मैं ऐसे उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ मूरो ग्रैंडपा को कह रही थी कि अगर आप नहीं चाहते कि ये पागल ना हो तो इसे यह इंजेक्शन लगाना ही होगा। तभी वहाँ पर सेनक्यू और सीशियान के सभी आदमी आ जाते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। मूरो सेनक्यू को कहने लगती है कि इसे यह इंजेक्शन लगाना ही होगा अगर तुम चाहती हो कि ये स्टेबल हो जाए। तो सेनक्यू कहने लगती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो मूरो कहती है कि क्यों ना तुम किसी बॉडीगार्ड को बुलाकर इंजेक्शन लगवा सकती हो। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं लगवाऊंगा। तो सेनक्यू उसे रोकती है और स्पेशल फ्रेगनेंस के डब्बे पर पानी फेंककर बुझा देती है और सीशियान के पास जाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। मूरो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब सीशियान आउट ऑफ कंट्रोल जाकर इसे मार देगा और ये पनौती निपट जाएगी, पर इसके अपोजिट सीशियान काम डाउन होने लगता है, जिसे देखकर मूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सीशियान को भड़काने लगती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें ऐसा किसने बनाया। तो सीशियान फौरन सेनक्यू का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है। सेनक्यू अचानक से एक्यूपेंचर के थ्रू उसे बेहोश कर देती है, जिसे देखकर मूरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। असिस्टेंट सीशियान को वहाँ से ले जाता है। सेनक्यू गुस्से में मूरो के पास पहुँचती है। मूरो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा ने खुद मुझे सीशियान का इलाज करने के लिए बुलाया था और यहाँ पर सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। सेनक्यू उससे कहने लगती है कि तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन इंडस्ट्री से तो बाहर निकाल दिया गया है, लगता है जो तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है वह भी फेक है, जिससे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मूरो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इंटरनेशनल फार्मा इंडस्ट्री से अपनी एजुकेशन
कंप्लीट की है और मुझे मेडिकल का अच्छा नॉलेज है। सेनक्यू कहने लगती है कि हाँ, तभी तुमने ये फ्रेगनेंस यहाँ पर फैला दी जिससे शीशियान का जो अटैक है वह ट्रिगर्ड हो जाए और वह आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। तुम उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती थी और ग्रैंडपा पे भड़क जाती है कि आप अपने पोते के साथ ऐसा कैसे करवा सकते हैं, बचपन में ही आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, तो आप उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? अब वह मेरा है और मैं उसे अच्छे से संभाल सकती हूँ, आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उससे मिलने की कोशिश मत करना। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर असिस्टेंट को बताता है कि शीशियान की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। शुक्र हो इस बार वह जल्दी शांत हो गए, वरना उनकी नसें भी फट सकती थी। तभी वहाँ पर सेनक्यू आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर चुप हो जाता है। तो सेनक्यू असिस्टेंट से कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है। तो असिस्टेंट डॉक्टर को इशारा करता है। डॉक्टर सेनक्यू को बताने लगता है कि इनका अटैक इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो यह 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। हमें जल्द से जल्द इसका एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ से चला जाता है। सेनक्यू तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि तुम हान पियान से इसका एंटीडोट के लिए क्यों नहीं मिले। तो असिस्टेंट बताता है कि इसका रीज़न भी आप ही हैं, क्योंकि आप हमेशा कहा करते थे कि अगर हैनफे को कुछ हुआ तो आप भी मर जाएंगे, जिसकी वजह से शीशियान ने कभी भी हानफियांग को कुछ किया ही नहीं। जिसे सुनकर सेनक्यू बहुत ज़्यादा रोने लगती है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। शीशियान को होश आता है और वह उसे रोने के लिए मना करता है। तो सेनक्यू उससे कहने लगती है कि अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहती। जिसे सुनकर शीशियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें शीशियान के पागल होने की वीडियो वायरल हो चुकी थी, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं शीशियान सोच रहा था कि शायद ये मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है। वहीं सेनक्यू सोच रही थी कि जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तो शीशियान उसे फौरन रोकता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे देखकर डर गई हो ना, पर तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो सेनक्यू उससे कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ जिसने ये वीडियो वायरल की है। तुमने बहुत अच्छा किया उनका मुंह तोड़कर जो तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। मैं तो तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी सबक सिखाना चाहती थी, पर वह ओल्ड होने की वजह से मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कैसा फील होता है। जिसे सुनकर शीशियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फौरन उसके गले लग जाता है। सेनक्यू सिस्टम में कुछ करती है और मुस्कुराते हुए शीशियान की तरफ को देखते हुए कहती है कि मैं उन लोगों से बदला लेकर रहूंगी जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर सेनक्यू रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और सभी लोग बातें कर रहे थे कि जो शीशियान की वीडियो थी वह सब जगह से हट चुकी है। तभी सी फैमिली और ग्रैंडपा की न्यूज़ आती है कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरलिटी की, और भी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। सब जगह उन्हीं की ही बातें चल रही थी, जिसे सुनकर सेनक्यू के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर वैनी आ जाती है और उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि मैंने इसमें उसके साइन ले लिए हैं। तो सेनक्यू कहती है कि उसे शक नहीं हुआ। तो वैनी कहती है कि शक कैसे होगा, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था इसी का मौका देखकर मैंने इसमें भी उसके साइन ले लिए। जिसे सुनकर सेनक्यू बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हानपियान की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि जब से हमने वैनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में 30% से इंक्रीज हुआ है। जिसे सुनकर हानपियान बहुत ज्यादा खुश होता है। असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मुरव आती है और हानपियान से कहने लगती है कि ना तुम मेरा कॉल उठा रहे हो ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, मैं तुमसे कब से बात करना चाहती हूँ, आखिर क्या बात है। तो हानपियान उसे इग्नोर करता है। मुरव उससे कहने लगती है कि सेनक्यू की याददाश्त वापस आ चुकी है, शायद इसे पता है कि हमने उसकी याददाश्त के साथ छेड़खानी की है। जिसे सुनकर हानपियान हैरानी से उससे कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वह मुझसे जरूर बदला लेती। तो मुरव उससे कहने लगती है कि लगता है कि वह पहले मुझसे निपटना चाहती थी, इस वजह से उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा अभी तक। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बताओ अभी तक शीशियान क्यों नहीं मरा, उसको तो अभी तक इंजेक्शन देकर मार देना चाहिए था और उसने मेरा करियर भी देखो कैसे तबाह कर दिया। जिसे सुनकर हानपियान को भी उस पर कहीं ना कहीं विश्वास होने लगता है। मुरव उससे कहने लगती है कि हमें कैसे भी कर उसको दबाना होगा। हानपियान उससे पूछता है कि कैसे, तो मुरव उससे कहने लगती है कि अभी
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सीशियान है, तो हम उसी का सहारा लेकर उसे दबा सकते हैं और उससे बहुत से पैसे भी कमा सकते हैं। मैं जल्द ही इंटरनेशनल फार्मेसी अलायंस की मेंबर बनने वाली हूँ और उसके बाद मैं इंतजार करूंगी उसके एंटीडोज बनने का। के बाद हम उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं और उससे पैसे हड़प सकते हैं, जिसे सुनकर हानपियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उन दोनों को बताती है कि सीशियो सीशियान से मिलने हॉस्पिटल गया है, जिसे सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये उसी वजह से गए हैं जो इंटरनेट पर बवाल उठाए। अगर ऐसा है तो वह जरूर उसके लिए परेशानी खड़ी करेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है।